नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के संवैधानिक संकट की। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस और उसके सलाहकारों के भरोसे चल रहे बांग्लादेश के अंतरिम सरकार की और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपदस्थ करने की अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के असफल ऑपरेशन की और शेख हसीना के देश छोड़ देने के बावजूद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने रहने की उनकी कहानी की। और कहानी की शुरुआत होती है बांग्लादेश के राष्ट्रपति शहाबुद्दीन के बांग्लादेश के प्रमुख अखबार बांग्ला दैनिक मानव जमीन को दिए इंटरव्यू से। इस इंटरव्यू में राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बारे में पूछे सवाल के जवाब में कहा कि उनके पास प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे का कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं है। 5 अगस्त को शेख हसीना ने 1 घंटे में राष्ट्रपति भवन आने की बात कही थी, लेकिन वो नहीं आई और सेना के हेलीकॉप्टर से भारत चली गई। आज जब इस घटना के 3 महीने करीब करीब पूरे होने जा रहे हैं, तब जाकर के बांग्लादेश के हुक्मरानों को पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री का इस्तीफा तो किसी के पास है ही नहीं। सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री के इस्तीफे का दस्तावेज जब मांगा तो उन्होंने कहा कि उनके पास वो इस्तीफा आया ही नहीं। और मजे की बात यह है कि जो इस्तीफा शेख हसीना ने दिया नहीं, जो इस्तीफा राष्ट्रपति के पास पहुंचा नहीं, राष्ट्रपति ने उसे मंजूर भी कर लिया। याद करिए, 5 अगस्त को शेख हसीना के भारत आने के पहले उनके इस्तीफे की खबर सेना प्रमुख की तरफ से दी गई थी, फिर राष्ट्रपति की तरफ से उसकी पुष्टि की गई थी और उसे मंजूर भी कर लिया गया था। लेकिन यह सब बातें जुबानी थी, किसी के पास कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं थे। CIA के नेतृत्व में जो बगावत करवाई गई, उसके मुहरे सड़क पर उन आदमियों को लाने में तो सफल हो गए। हर तरफ तोड़फोड़ और प्रधानमंत्री के आवास तक पर हमला तो करवा दिया गया, लेकिन देश में उस समय सेना के हाथों में सारी शक्तियां केंद्रित हो गई थी और वो जो भी कर रही थी, सरकार से लेकर राष्ट्रपति तक उसे केवल फॉलो कर रहे थे। आपको यह भी बता दें कि नियमतः तो सेना राष्ट्रपति के कंट्रोल में होनी चाहिए, लेकिन बांग्लादेश में ऐसा ना तो 5 अगस्त को था और ना ही वर्तमान में ही सेना राष्ट्रपति के कंट्रोल में है। सब कुछ अल्लाह भरोसे चल रहा है। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन के इंटरव्यू के बाद आंदोलनकारी अब राष्ट्रपति पर माफी मांगने और इस्तीफा देने का दबाव बना रहे हैं और नहीं देने की स्थिति में राष्ट्रपति के खिलाफ भी आंदोलन करने की धमकी दे रहे हैं। वैसा ही आंदोलन जैसा शेख हसीना के खिलाफ किया गया था, यानी राष्ट्रपति भवन पर चढ़ाई करके राष्ट्रपति भवन को खाली करवा निकाला। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या बांग्लादेश में अमेरिका का मिशन तख्ता पलट फेल हो चुका है? क्या बांग्लादेश की मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार असंवैधानिक है? क्या बांग्लादेश में फिर से बहाल होगी शेख हसीना की सरकार? और क्या शेख हसीना अभी भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है? करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अब एक नया संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है, जिस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या शेख हसीना अब भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं? और अगर ऐसा है तो क्या सेना की ओर से गठित मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार अवैध है? क्योंकि संविधान के मुताबिक प्रधानमंत्री का पद तभी खाली होगा जब वह राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपे। लेकिन अगस्त में बांग्लादेश छोड़कर भारत पहुंची शेख हसीना का इस्तीफा हुआ भी है या नहीं, अब एक ये बड़ा सवाल है, जिस सवाल को उठाया है बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने, जिन्होंने एक इंटरव्यू में दावा किया कि उनके पास शेख हसीना के इस्तीफे का कोई सबूत नहीं है। अपने इंटरव्यू में राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने कहा कि मैंने सुना है कि शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन मेरे पास इसका कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है। 5 अगस्त को सुबह 10:30 बजे मुझे प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आया कि शेख हसीना मुझसे मिलने राष्ट्रपति भवन आएंगी, लेकिन 1 घंटे के बाद फिर फोन आया कि वह नहीं आएंगी। मैं प्रधानमंत्री का इंतजार करता रहा। मुझे नहीं पता था कि देश में क्या हो रहा है। एक बार मैंने सुना कि वह देश छोड़कर चली गई हैं। उन्होंने मुझे कोई जानकारी नहीं दी। मैंने आपको भी वही बताया जो सच है। जब सेना प्रमुख जनरल बकार बंग भवन आए तो मैंने जानना चाहा कि क्या प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने भी कहा कि प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन सच यही है कि मुझे इस्तीफा नहीं मिला। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के इस बयान के बाद
अब उनका कट्टरपंथियों ने विरोध करना शुरू कर दिया है, जो राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग के साथ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन की बातों पर गौर करें तो अगर शेख हसीना ने अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है और वे अभी भी जीवित हैं, तो आखिरकार बांग्लादेश की यूनिट सरकार वैध कैसे हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो बांग्लादेश में गजब संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। राष्ट्रपति ने कहा है कि प्रधानमंत्री का इस्तीफा तो उन्हें मिला ही नहीं और प्रधानमंत्री के इस्तीफे की खबर 5 अगस्त 2024 से ही सबकी जुबान पे है और उसके बाद से जो है नई सरकार, अंतरिम सरकार का गठन भी हो गया और अब राष्ट्रपति के बोलने के बाद से वहाँ नया बवेला शुरू हो गया। राष्ट्रपति के खिलाफ जो कट्टरपंथी हैं वो सड़कों पर आ रहे हैं, कहने की इस्तीफा दो, गद्दी छोड़ो। करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे मैं परिचय करा दूं। सुधीर सिंह जी हमारे साथ हैं, विदेश मामलों के जानकार और कर्नल टीपीएस त्यागी हैं। रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर संजीव श्रीवास्तव भी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, विदेश मामलों के जानकार। इसके अलावा एक और रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। लेकिन अगर मेरी आवाज़ आ रही है सुधीर सिंह जी, तो मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। ये जो पूरा मसला है 5 अगस्त से ही हम लोग फॉलो कर रहे हैं इसको, और जो संवैधानिक संकट की बात की जा रही है वो संवैधानिक संकट तो है, लेकिन संविधान को मान जब कोई देश में रहा ही नहीं है तो इस संवैधानिक संकट का क्या मायने है? देखिए मुकेश जी, सबसे पहली बात है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, ये सारे जो देश हैं, यहाँ की डेमोक्रेसी स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं है, ये टेलर मेड डेमोक्रेसी। बिल्कुल। और संविधान जो है वो बिल्कुल एक कागजों का माने जमा एक पुतला है, इसका कोई बहुत मतलब नहीं है। संविधान का उल्लंघन अनेकों बार इन देशों में हो चुका है। सवाल ये है कि राष्ट्रपति को जब इस्तीफा नहीं मिला तो फिर राष्ट्रपति ने सलाहकार कैसे नियुक्त कर दिया? ये काफी विवादित मामला है, मामला अदालतों में जाएगा। लेकिन एक बांग्लादेश के साथ अच्छी चीज जो है वो ये है कि वैसे कट्टरपंथी अभी मजबूत दिख रहे हैं, लेकिन ये लंबे वक्त तक कट्टरपंथी मजबूत नहीं दिखेंगे। उसका कारण ये है कि कट्टरपंथी जो है शहरों में काफी प्रभावशाली हैं, 2 घंटे के अंदर एक मूवमेंट निकाल लेते हैं, लेकिन उनका संख्या नहीं है, बहुत नॉमिनल है, और जो है वो सड़कों पे आ जाते हैं। जो बांग्लादेश का प्रचंड बहुमत है वो बिल्कुल कट्टरपंथियों के खिलाफ है। आपको बांग्लादेश बनने की पृष्ठभूमि को उसमें ध्यान में देना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ी, 50 लाख लोग मारे गए, करोड़ों महिलाओं के साथ रेप हुआ। एक त्रासदी है जो दुनिया की 22वीं सदी का एक बहुत बड़ा ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ दुनिया के स्तर पर। इस परिप्रेक्ष्य में यह विवाद कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री ने इस्तीफा ही नहीं दिया अपने आप में दिलचस्प है। फिर प्रधानमंत्री ने जब इस्तीफा नहीं दिया तो नया सलाहकार कैसे अपॉइंट हुआ, फिर सेनाध्यक्ष ने कैसे हस्तक्षेप किया, फिर कोर्ट ने इसको क्यों नहीं इलीगल डिक्लेयर किया। अब इसमें यह होगा कि एक चुनाव होगा, वो भी साल भर बाद, 8 महीने बाद, और उसके बाद जो सत्ता में आएगा वो शासन चलाएगा। ऐसा इन देशों में होता है कि एक बार आप शासन से हटे, संविधान सम्मत तरीके से नहीं भी हटे तो हट गए। तो यहां कोई डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं है, डेमोक्रेटिक प्रोसीजर नहीं है। यहां चलता है हुलिगन का, आर्मी का, इस तरह का हिसाब है। तो इस हिसाब से अब शेख हसीना का वापस लौटना सत्ता में मुश्किल है। बिल्कुल, शेख हसीना का लौटना मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ और, हमारे साथ टीपीएस त्यागी जी है, मैं टीपीएस त्यागी की जाना चाहूँगा। टीपीएस त्यागी जी, क्या आपको लगता है कि ये जो पूरा कूद था, ये जो पूरा तख्ता पलट था, ये तख्ता पलट CIA के इशारे पे, पहले तो लोग दबी जुबान में कह रहे थे, लेकिन अब तो सबको पता है कि इसके पीछे अमेरिका का हाथ था और उसने ये करवाया। क्या ये CIA की भी एक तरीके से कहें जो असफलता या फेलियोर है कि आपने इतना नहीं सोचा, आपके पास था, आप चाहते तो इस्तीफा पे ले सकते थे उससे जब उसको ये किया, लेकिन आपके दिमाग में भी इस तरीके की चीज़ें नहीं आई कि इस्तीफा नहीं दिया उसने और उसके बाद जो है वो चली गई शेख हसीना यहाँ से। तो क्या आपको लगता है कि यह जो पूरा प्रकरण है केवल संवैधानिक संकट है, या जैसे कि सुधीर जी कह रहे हैं कि नहीं, अब तो शेख हसीना का वापस आना जो है मुश्किल है, शेख हसीना जो है फिर से दोबारा नहीं आ सकते? क्या आप भी इसी को मानते हैं या आपको लगता है कि नहीं, ये जो चीज़ें हैं अभी भारत की भूमिका अभी सीधे तौर पे आनी बाकी है और इसमें कुछ आगे हो सकता है, शेख हसीना को फिर से बांग्लादेश में स्थापित किया जा सकता है? जी कर्नल शिवदान जी, मैं आपके पास भी आऊंगा। जी 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 नहीं, अगर पहले बोलना आपका स्वागत जी। अगर शिवदान तो मैं ये बताना चाहता हूँ, मान लीजिए कि शेख हसीना ने अपना रेजिग्नेशन नहीं दिया, मान
दीजिए कि, और ये सच ही है कि जी सुप्रीम कोर्ट ने जब उनके पास को अप्रोच किया तो उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम नहीं होना चाहिए, इसलिए आप अंतरिम सरकार का गठन करें। लिया बिल्कुल। आपकी आवाज़ लगता है इंटरनेट की प्रॉब्लम है शायद जी 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 त्यागी जी, त्यागी जी की आवाज़ नहीं आ रही। अगर शिवदान जी अगर आपको आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ आप कंटिन्यू करें। हाँ अब मैं बोलूं। मेरा तो ये कहना है ये कि शेख जी हसीना ने इस्तीफा नहीं दिया, ये मान लेते हैं, और उसके बाद में प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि अब क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा कि आप इंटरिम सरकार का गठन कर दीजिए। ये तो वो आज कह रहे हैं ना कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है, तो इंटरिम सरकार का गठन हो गया। अब जब प्रेसिडेंट ने ये इंटरव्यू में कहा कि साहब मेरे पास डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं है, तो उन्होंने अपने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से पूछा, उसने कहा जी मेरे पास भी कोई प्रूफ नहीं है, सुन लिया था मैंने कि इस्तीफा दिया। फिर उसके कैबिनेट सेक्रेटरी आए, उन्होंने कहा सर मुझे उस इस्तीफे की कॉपी दो, कहने लगे साहब मेरे पास तो नहीं है, मैंने सारे टीवी स्क्रॉल भी देख लिए, सब कुछ देख लिया, मेरे पास उसका डॉक्यूमेंट नहीं है। अब जो जी आपकी आवाज़ बार बार मुझे लग रहा है कि इंटरनेट की कुछ समस्या आ रही है। कर्नल शिवदान सिंह जी, मैं चाहूँगा जो कि आप यही सवाल है, इसी पे आप भी बोले। टीपीएस जी मैं आपको एक बार इंटरनेट में आपका ठीक करवाता हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि आपकी आवाज़ नहीं आ रही है क्लियर। शिवदान जी देखिए, मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ जी कि ये जो बांग्लादेश में कू हुआ है, बांग्लादेश में विद्रोह हुआ है, ये बिल्कुल पाकिस्तान की तर्ज पे हुआ है। जिस प्रकार पाकिस्तान में 7 बार सत्ता परिवर्तन हुआ और 7 बार मिलिट्री ने वहां तख्ता पलट किया और मार्शल लॉ लागू किया, तो उन्होंने कोई संविधान का फॉलो नहीं किया और अपनी जो है तानाशाही चलाई, और इस प्रकार से पाकिस्तान की नकल पर ही वहां की आईएसआई का सब मैनिपुलेटेड है। ये सीआईए और आईएसआई दोनों ने मिलकर के ये बांग्लादेश का विद्रोह किया है, और उन्होंने ये कभी सोचा भी नहीं था। उन्हें यही सोचा है जैसे पाकिस्तान में हुआ है ऐसे यहां पर कर देंगे, जो मगर फिर भी बांग्लादेश एक सभ्य देश था अब तक, क्योंकि जो बांग्लादेश की जो प्रोग्रेस थी, प्रगति हुई है बांग्लादेश में। भैया बांग्लादेश कहां पाकिस्तान भुखमरी में गुजर रहा है और बांग्लादेश तरक्की पर था, उन्नति पर था। उसका कारण यह था कि वहां पर प्रॉपर अभी तक डेमोक्रेसी चल रही थी, प्रॉपर सिविलाइजेशन हो रहा था, मगर पाकिस्तान में सब नहीं है। तो इसी वजह से बांग्लादेश में सवाल उठा है कि क्या शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करना संवैधानिक था। तो एक संवैधानिक या एक सिविलाइज सोसाइटी में यह सवाल उठ सकता है, बाकी पाकिस्तान जैसी रूली सोसाइटी में ये सवाल कभी नहीं उठा, ना उठेगा कभी। तो इसलिए ये जो भी हुआ है, ये पाकिस्तान की आईएसआई ने बगैर सोचे समझे करवाया है। मगर अब बांग्लादेश की जो राष्ट्रपति ने ये सोचा है, और जो वहां के लोगों ने जो थिंक टैंक है वहां का सोच रहा है कि ये सब असंवैधानिक हुआ है, इसलिए गलत हुआ है। तो ये सब, और जिसको कट्टरपंथी पसंद नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद वो वहां के राष्ट्रपति का भी इस्तीफा मांग रहे हैं। बिल्कुल, राष्ट्रपति का इस्तीफा मांग रहे हैं। टीपीएस त्यागी जी, अगर आपको आवाज़ आ रही है और मुझे लग रहा है कि अगर आपका ऑडियो ठीक हो गया तो अपनी बात आप कंप्लीट करें, उसके बाद मैं सुधीर सिंह जी के पास वापस जाऊंगा। जी टीपीएस त्यागी जी। जी हाँ सर, मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूँ कि अब उसने इस्तीफा दिया या नहीं दिया, उस बात को आप छोड़ दीजिए। जो इंटरिम इनको अपॉइंट किया गया, और अब जो लोग कह रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो अपना इस्तीफा दें, और अगर प्रेसिडेंट इस्तीफा दे देते हैं तो फिर ये जो इंटरिम सरकार बनाई है ये भी इस्तीफा दे, क्योंकि ये भी लीगल नहीं है। और अगर ये लीगल नहीं है तो एज इट इज जो मोहम्मद यूनिस हैं उन पे ना दांत बचे हैं ना उनके पास नाखून बचे। बिल्कुल, ना दांत बचे हैं ना नाखून बचे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो करेंगे क्या? जी तो और वो निष्पक्ष भी नहीं है। अब वो उनको नोबेल पीस प्राइज मिला है, अगर वो निष्पक्ष रहे होते तो जब बांग्लादेश जल रहा था उस समय वो पेरिस में थे,
उस समय वो कहते कि हमको पीस चाहिए बांग्लादेश में, तब उन्होंने नहीं कहा। यहाँ आने के बाद कहा। उनकी जो कैबिनेट है उसमें 15 लोग ऐसे हैं जो या तो जमाते इस्लामी से हैं, या जमातुल मुजाहिदीन से हैं, या अंसार अल बंगला से हैं, यानी कि जो कट्टरपंथी हैं वो उस कैबिनेट में हावी हैं, वो कुछ कर नहीं सकते। और कट्टरपंथियों का काम यही है कि जैसे ही प्रेसिडेंट ने ये कहा कि मेरे पास उसके इस्तीफे के डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उन्होंने प्रेसिडेंट हाउस के ऊपर चढ़ाई शुरू कर दी। तो बांग्लादेश के अंदर तो मुझे लग रहा है कि अब वहां पे सिविल वार होगा। इलेक्शन पता नहीं कब होंगे, पर अगर सिविल वार होता है तो बांग्लादेश 2 हिस्सों में बटेगा। आप मान के चलिए, एक उसमें प्योर बांग्ला होगा और एक उसमें प्योर इस्लामिक होगा। ऐसा मुझे इसका भविष्य दिखाई दे रहा है। और बिल्कुल दूसरे को पैनलिस्ट ने सही कहा, किताब यहाँ पे संविधान नाम के लिए हो। बिल्कुल, संविधान नाम के लिए होता है, बिल्कुल सही बात। सुधीर सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरीके से इस तख्ता पलट को अंजाम दिया गया और अमेरिका की भूमिका, हालांकि मोहम्मद यूनुस को भी तो वहाँ पर अमेरिका ने ही इस्टेब्लिश किया है। मोहम्मद यूनुस को पहले कद बढ़ाया गया, नोबेल दिया गया, और वहाँ पर लेकिन अमेरिका का जो पर्पस है, जो सैंडविच उस द्वीप पे कब्जा करके उस एरिया पे अपना कमांड करना, कंट्रोल करना, अगर बांग्लादेश में यही स्थिति ज़्यादा लंबे समय तक रहती है तो क्या आपको लगता है कि अमेरिका जिस पर्पस के लिए ये सारा चीज़ करवाया उसमें उसको सफलता मिली है? देखिए, अमेरिका का जो भी पॉलिसी होता है इस संबंध में, खास करके सत्ता परिवर्तन के, उसके कई एक प्लान होते हैं। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। तो प्लान ए में तो अमेरिका सफल रहा कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को छोड़ना पड़ा देश, ऐसी स्थिति पैदा कर दी। अब अमेरिका को पता है, और CIA और डीप स्टेट जो अमेरिका का है उसको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि बांग्लादेश जैसे देशों में संवैधानिक मूल्यों की कोई कीमत वैल्यू नहीं, नहीं। बिल्कुल। तो टेन्योर बदलता है। किस तरह से आप देखते हैं कि इन देशों में जब चुनाव होता है तो जो सरकारें होती हैं वो हट जाती हैं, एक केयर टेकर गवर्नमेंट आती है। पाकिस्तान में भी ये स्थिति है। क्या दुनिया के किसी भी स्थापित लोकतंत्र में ऐसा है? अमेरिका में है, ब्रिटेन में है, फ्रांस में है, इटली में है, कहीं है? भारत में है? भाई, हम विश्वास करते हैं कि अगला आदमी इंस्टीट्यूशंस की इज्जत करेगा, क्योंकि डेमोक्रेसी विश्वास से चलता है, इंस्टीट्यूशन की इज्जत से चलता है, जुडिशरी के सुपरमेसी से चलता है। ये सारी चीजें नहीं है। तो अमेरिका, मुकेश जी, बहुत बड़े पैमाने पर अपने लक्ष्य में सफल रहा कि उसने शेख हसीना के नेतृत्व में जो बांग्लादेश का एक विकास हो रहा था, सर्वांगीण विकास, आप देखें कि 46-50 बिलियन डॉलर तो सिर्फ सूती कपड़े के एक्सपोर्ट से शेख हसीना बाजी ले रही थी अपने किटी में। और एक मजबूत देश के तौर पर बांग्लादेश उभरा आर्थिक तौर पर। पाकिस्तान और काफी पीछे हट गया। श्रीलंका का तो लूट खसोट ही हुआ है गत वर्ष। तो नंबर 2 स्टेट इंडिया के बाद नंबर 2 कंट्री बन गया साउथ एशिया के अंदर। ये अमेरिका को बहुत अच्छा नहीं लग रहा था तमाम कारणों से। और अमेरिका खुद चाहता है कि इन देशों में टूटी फूटी डेमोक्रेसी रहे। कहने को डेमोक्रेसी का प्रमोशन है, लेकिन अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी तोड़क देश है। जितने डेमोक्रेसी तोड़क नेता हैं, चाहे सऊदी अरेबिया के हों कि टर्की के हों कि कहीं के हों, अमेरिका उनको गोद में अपने छोटे लल्ला की तरह खिलाता है। चूंकि अमेरिका का लक्ष्य डेमोक्रेसी प्रमोशन ही, अमेरिका का लक्ष्य ने एक ध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था को बनाए रखना है। और उस कैलकुलेशन में, उस चेसबोर्ड पर बांग्लादेश उनको शेख। बिल्कुल, आपकी आवाज़ भी जो है, मुझे लग रहा है कि इंटरनेट की आज समस्या चल रही है। आपकी आवाज़ भी सुधीर जी हमारे पास नहीं आ रही है। त्यागी जी, मैं आपके पास वापस आना चाहूँगा। त्यागी जी, ये जो इसमें भारत की जो भूमिका है, भारत ने कम से कम इससे पहले जो भारत में बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ था, शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी, लेकिन भारत कम से कम शेख हसीना को बचाने में कामयाब रहा। शेख हसीना जो है सुरक्षित जो है भारत आ गया। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से चीज़ें चल रही है, अमेरिका का इंटरफेरेंसर, अभी बिल्कुल अस्थिर जैसी स्थिति बांग्लादेश में, क्या भारत की मदद से शेख हसीना फिर से वहाँ पर इस्टेब्लिश हो पाएंगी, या शेख हसीना नहीं तो भारत के समर्थन में या भारत फ्रेंडली कोई सरकार वहाँ पर बन पाएगी? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए, चीजें इंटरनेशनल फोरम के ऊपर बदलती रहती हैं। वही चीन जो आज तक ये कहता था कि मैं डेप्थांग और डेमचौक के ऊपर बात ही नहीं करूंगा, और आज वो तैयार हो गया। और तैयार ही नहीं हो गया, बल्कि सेनाएं वापस जाने लगी वहां से, जो उसने खुद अपने आप बनाए थे बंकर उनको तोड़ने लगा। कहने का मतलब ये है कि जो बांग्लादेश की सरकार को चेंज किया गया उसमें केवल अमेरिका नहीं था, उसमें
बिल्कुल, उसमें पाकिस्तान भी चाहता है और हाँ, चीन चाहता था कि तीस्ता नदी की जो सफाई का काम है वो चीन को दिया जाए, उसने वहां की बजाय उसको भारत को दिया। और पाकिस्तान तो बांग्लादेश से पहले से ही खपा था, क्योंकि जितनी बड़ी बेइज्जती पाकिस्तान की उस युद्ध में हुई ऐसी कभी हुई नहीं। तो चीन, पाकिस्तान और अमेरिका केवल एक वहां पे आइलैंड के ऊपर कब्जा नहीं करना चाहता था अपना बेस बनाने के लिए, बल्कि बाकायदा एक देश बनाना चाहता था वहां पे। इस वजह से उन्होंने उसको डीप स्टेट ने ये तख्ता पलट कराया, और जो सब जगह कराता है। दरअसल में 2 लाइन में मैं अमेरिका का कैरेक्टर देता हूँ। जब 2 देशों में आपस में कुछ छोटा मोटा झगड़ा होता है, तब जाके अमेरिका उनको समझाता है, और अमेरिका के समझाने के बाद उनमें मारपीट, गाली गलौज और गोली चलनी शुरू होती है। और जब गोली चलनी शुरू होती है तो फिर वो हथियार खरीदते हैं, और हथियार अमेरिका से खरीदे जाते हैं। और अमेरिका का ये चरित्र आज से नहीं है, जब से है पिछले 75 साल से तो हम देख रहे हैं यही चरित्र है अमेरिका का। पर अब भारत इसमें एक रोल निभा सकता है। सर, भारत तो पूरी दुनिया के अंदर अब ऐसी पोजीशन पे पहुंच गया है, ईरान और इजराइल में समझौता करा सकता है, रूस और यूक्रेन में समझौता करा सकता है। यहाँ वो ताकत से रोल कर सकता है। वो क्या है? वो रोल ये है कि अगर हम बांग्लादेश का पानी रोक दें तो बांग्लादेश प्यासा मर जाए, और अगर हम पानी छोड़ दें तो बांग्लादेश बाढ़ में मर जाए। यानी कि बांग्लादेश बगैर हिंदुस्तान के रह ही नहीं सकता। और जब बांग्लादेश की ये स्थिति है, और खास तौर पे जो उसके और ट्रेड हैं, जो उसकी परियोजनाएं जो चल रही हैं, अगर नहीं रह सकता तो इसका मतलब ये कि शेख हसीना बेशक वहां ना जाए, लेकिन कोई दूसरी सरकार जो प्रो इंडिया हो वो वहां पे स्थापित की जा सकती है, करवाई जा सकती है। तो मैं इस बात से आपकी पूरी तरह सहमत हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल। इस वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम ये चर्चा करेंगे, अपने जानकारों से ये जानना चाहेंगे कि अब अमेरिका की भूमिका क्या होगी, और अभी जो स्थिति चल रही है बांग्लादेश में वो स्थिति कब तक बदलेगी। फिलहाल जिस तरीके से इस्तीफे का कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं है, उस पर हम चर्चा कर रहे थे कि क्या होगा। हमारे साथ सारे पैनलिस्ट बने हुए। सुधीर सिंह जी के पास वापस मैं जाऊँगा। सुधीर सिंह जी, अगर आपको आवाज़ मिल रही है मेरी, तो भारत की भूमिका तो हम देख ही रहे हैं। अमेरिका जिस पर्पस से इस तख्ता पलट को करवाया था, वो पर्पस फिलहाल पहली बार जो आपने कहा कि फर्स्ट स्टेप तो वो पूरा हो गया, लेकिन जो असल में जो पर्पस है उनका कि उस द्वीप पे कब्जा कर रहे हैं हम, वो द्वीप उनको बांग्लादेश दे दे, ये अभी तत्काल होता हुआ दिख नहीं रहा है। क्या आपको लगता है कि अमेरिका जितना, चूंकि स्थिति जब तक सामान्य होगी तब तक काफ़ी टाइम लगेगा, तो क्या अमेरिका इतने से मान जाएगा, या एक तरीके से ये माना जाए कि अमेरिका जिस पर्पस के लिए किया था वो पर्पस उसका पूरा नहीं होगा, और शेख हसीना के हटाने का जो फ़ायदा अमेरिका को मिलना चाहिए था वो वहाँ पर उसे मिलता नहीं दिख रहा है, क्योंकि तुरंत में कोई वहाँ पर चुनाव भी नहीं होने जा रहे हैं, तुरंत में कोई वहाँ सरकार भी नहीं बदलने जा रही है। तो फिर ये सारी चीज़ें क्यों, एक तरीके से उनकी जो मेहनत थी वो क्या आपको लगता है कि बेकार गई? मुकेश जी, विदेश नीति में आपका जो अनुमान होता है वो कोई जरूरी नहीं कि सही हो। आप कोल्ड वार के 45 वर्ष में देखिए, 1945 से 1990 तक, 47 में पाकिस्तान बना, 45 वर्ष तक पाकिस्तान को अमेरिका ने जम के सपोर्ट किया, लगभग $20 बिलियन फ्री में दे दिया कि भारत को एक अवरोधक के तौर पर पाकिस्तान दक्षिण एशिया में रोके। लेकिन वो तो असफल रहा। अफगानिस्तान में इतना इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन वो भी आप देखिए तालिबान फिर से वापस आ गया। तो ये कैलकुलेशन चलता है, लेकिन बड़े देशों के लिए, जो सबसे बड़ा देश है, उसके लिए दुनिया के हर खित्ते में, हर क्षेत्र में सक्रियता दिखाना भी बहुत जरूरी है। तो उस लिहाज से अमेरिका की पॉलिसी अपने आप में एक सफल होती प्रतीत होती है कि अमेरिका ने एक चुनी हुई सरकार का जो है गद्दी छीन लिया, सत्ताच्युत कर दिया। लेकिन जो अल्टीमेट पर्पस है वो पर्पस पूरा नहीं हुआ। अगर कट्टरपंथी बहुत बड़े पैमाने पर बांग्लादेश में मजबूत होते हैं तो अमेरिका की जो घोषित नीति है कि वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ, कट्टरवाद के खिलाफ, फंडामेंटलिज्म के खिलाफ अमेरिका खड़ा रहेगा, तो कहां खड़ा रहोगे? आपने तो उसको क्रिएट किया। बिल्कुल। तो इस सेंस में ये एक बहुत बड़ा फेल्योर भी है। अब सवाल है कि जिस द्वीप पर लक्ष्य अमेरिका ने किया है, अब वो द्वीप कौन देगा? ओपनली तो कोई सरकार नहीं दे सकता। ये जो अपने यूनिस साहिब बने हैं, ये तो अमेरिका के खास लोग हैं, उनके कैबिनेट के लोग हैं, लेकिन उनको भी देने का साहस नहीं है, क्योंकि फिर वो ट्रेटर के तौर पर बांग्लादेश में सक्षम होंगे, और शेख हसीना की पार्टी जो अवामी लीग है वो फिर पावरफुल हो जाएगी कि भाई देखो, ये अमेरिका को इन्होंने बेचा और इसके बदले में हमको हटाया गया। तो अब अमेरिका मुस्लिम समाज में, मुस्लिम देशों में एक बड़ा ही हेटेड टाइप का देश है। जब से इजराइल
का वार अक्टूबर 2023 से चल रहा है, तो इसमें और इजाफा हुआ है। तो हमको लगता है कि अमेरिका का जो ये पासा है ये बहुत सही नहीं पड़ा। बिल्कुल, लेकिन भारत के लिए तो ये कठिनाई वाली बात है ना सुधीर जी। भारत को किस हिस्से में देखिए, ये जो अस्थिर बांग्लादेश, अमेरिका का इंटरफेरेंस, ये भारत के लिए कितना नुकसानदेह है? मुकेश जी, ये देखिए, ये पाकिस्तान, बांग्लादेश है ना, नेपाल वगैरह, ये सब अप्राकृतिक डिवीजन है, ये देश है ही नहीं। आपने उनको देश बना दिया। ट्रंकेटेड पाकिस्तान जिन्ना ने कहा था, कटे छठे। कटे छठे, ये कटे छठे जब बनाइएगा तो ये सारी परिस्थितियां पैदा होंगी, क्योंकि ये देश बनने के लिए जो एक चीजें चाहिए वो नहीं है इनके पास। तो ये आप देखिए ना कि एक इंटरवल के बाद पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में प्रॉब्लम हो ही रहा है। दुनिया के जो भी देश आगे बढ़ते हैं उनमें एक सभ्यता होती है, एक संस्कृति होती है, और वो उसके आधार पर आगे बढ़ते हैं। तो वो इनमें नहीं है। यहाँ है कि किसी भी प्रकार से सत्ता चले, सत्ता पावरफुल हो, बाकी कोई चीज से डेमोक्रेसी चले, लोगों का विकास हो, ये सोच नहीं है। आप ये देखिए कि कट्टरपंथी आज बांग्लादेश में मजबूत हो रहे हैं, लेकिन त्रासदी है कि ये कट्टरपंथी जब बांग्लादेश की वार चल रही थी, अपने त्यागी साहब जानते हैं इस बात को, तो ये सारे कट्टरपंथी पाकिस्तान के आतताइयों के साथ मिलकर के बंगाली लोगों का जनसंहार कर रहे थे, महिलाओं का रेप कर रहे थे। तो ऐसे लोगों के साथ कट्टरपंथी आज कैसे खड़े हो गए? ये एक बड़ी ही विचित्र सी बात है, और ये समझने की बात है कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि चूंकि इस तरह के देश जो है अप्राकृतिक तौर पर है। तो भारत के लिए तो भाई ये समस्या रहेगी, जब ये इस तरह के उपद्रवी पड़ोसी रहेंगे तो आपको उसको झेलना पड़ेगा। लेकिन आज का भारत एक बदला हुआ भारत है, एक सबल भारत है। इन चीजों को झेलने में भारत सक्षम है। आप देखिए कि चीन को झुकना पड़ा, 4 साल तनातनी चली गलवान के मामले में, लेकिन चीन को बैक ट्रैक करना पड़ा, भारत की शक्ति का मानना पड़ा। चीन जल्दी पीछे नहीं हटता, लेकिन हटना पड़ा। तो भारत के पास अब ताकत है, बुद्धि है, डिप्लोमेसी जो है वो बढ़िया से इस्तेमाल होगा, और इस समस्या का से भी हम निजात पाएंगे। बिल्कुल, हमारा कंसर्न तो यह है कि हम पड़ोसी बदल नहीं सकते, हम पड़ोसी सुधार तो सकते हैं। और हमारा जो कंसर्न है वो बांग्लादेश की हिंदू आबादी है, जिसके खिलाफ जो है शुरुआत में बहुत ज़्यादा हिंसा हुई थी, और अभी हालांकि कम है, लेकिन फिर भी छिटपुट घटनाएं जो है वहाँ पर हो ही जाती हैं। त्यागी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या ये जो स्थिति है भारत के लिए, हम बदल नहीं सकते, सुधीर जी भी कह रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने समझाया, क्या आपको लगता है कि सुधारने के लिए, या जो अलग आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश में एक डिवीज़न हो सकता है, क्या आपको लगता है कि वो परिस्थिति अभी है, या उसके लिए भी इंतज़ार करना पड़ेगा? क्योंकि बांग्लादेश के जो हिंदू हैं हम उसको सीधे अपने यहाँ ला नहीं सकते, हमारी अपनी समस्या है, लेकिन बांग्लादेश में एक अलग देश बना करके उन्हें वहाँ पर बसा सकते हैं। क्या इसकी पॉसिबिलिटी आपको लग रही है? बिल्कुल, मैंने आपको शुरू में ही क्या कहा, बांग्लादेश का है कि ये 2 हिस्सों में बटेगा, एक प्योर बंगला और एक इस्लामिक बंगला। और हिंदुस्तान ये करने में सक्षम हो सकता है, क्योंकि आप देखिए मालदीव ने यू टर्न लिया कि नहीं लिया। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने खुद माना कि नहीं माना कि हाँ जी मेरे पास इंटेलिजेंसी एविडेंस नहीं था और मैंने खाली इंटेलिजेंस के बेसिस के ऊपर आरोप लगा दिया, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं थी। यू टर्न लिया कि नहीं लिया? चाइना ने यू टर्न लिया कि नहीं लिया? अब ऐसे ही हिंदुस्तान, हमारी भी कुछ ना कुछ पॉलिसी इस बारे में चल रही होगी। हिंदुस्तान अपने खास तौर पे जो हमारे हिंदू भाई हैं वहाँ पे बांग्लादेश में, उनकी सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठाएगा, ऐसा हमें यकीन है, और उठाने चाहिए भी। जब 1971 का वार हुआ था तब मुक्ति वाहिनी बनाई गई थी। मुक्ति वाहिनी कौन सी थी? मुक्ति वाहिनी में बांग्लादेश के लोग तो थे ही थे, मगर हिंदुस्तान की फौज, बिल्कुल हिंदुस्तान की फौज भी थी वहाँ पे। जी, फिर से एक बार इंटरनेट का जो है आज आवाज बड़ी कट रही है। बिल्कुल, इंटरनेट की कुछ समस्या आ रही है। जी, आज भी वहाँ ये काम कर सकती हैं सर। ये हमारे जहाँ लोग हैं, क्या उन लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी नहीं है? क्या उनके लिए एक हेल्पिंग हैंड देना हमारी नहीं है? तो हमें इसके लिए अगर कुछ इंटरवेंशन भी करना पड़ता है तो हमें करना चाहिए। और हो सकता है कि ऐसी कोई प्लान बन भी रही हो कि अगर अब इन कट्टरपंथियों ने, खासतौर पे जमाते इस्लामी और जमातुल मुजाहिदीन और अंसार और बंगला, ये जिन्होंने करके ये उपद्रव शुरू किया था, इनके खिलाफ हम कोई एक्शन ले भी सकते हैं। और बल्कि जब कोई
बंदर को ट्रेन करता है तो कुत्ते को पीटता है। यानी कि ये एक्शन तब लिया जाए पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश से और बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान से। और आज हम इस पोजीशन में है सर, हमारे पास स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी भी है। स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी का मतलब ये कि हम अपने देश में रह के और दूसरे देश के किसी स्पेसिफिक ठिकाने के ऊपर उसको कर सकते हैं, नेस्तनाबूद कर सकते हैं। और किसी स्पेसिफिक ठिकाने को खत्म करना ये उस देश के ऊपर आक्रमण नहीं होता, वरना तो हमारी सर्जिकल स्ट्राइक भी आक्रमण मान ली जाती, वरना तो हमारा बालाकोट स्ट्राइक भी आक्रमण मान लिया जाता। वैसा नहीं है। जी तो बस इतना है कि हमको स्पेसिफिक इंसिडेंट में बिल्कुल। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं, देर से जुड़े हैं। संजीव जी, मेरा आपसे सवाल है कि बांग्लादेश में जो स्थिति है हम सब समझ रहे हैं, वहाँ दस्तावेजी प्रमाण नहीं है अभी शेख हसीना के इस्तीफा देने के, और राष्ट्रपति के इंटरव्यू के बाद जो है बांग्लादेश में संवैधानिक संकट है वहाँ पे। लेकिन संविधान नहीं है तो संकट भी मैं कहता हूँ उस तरीके के नहीं है। लेकिन भारत के लिए शेख हसीना जो है भारत में शरण लिए हुए हैं, तो अभी भारत की पोजीशन क्या होगी? कोई अगर सरकार वहाँ पर बनती है या अभी नहीं बनती है, तो अभी शेख हसीना के कारण जो बार बार मांगा जा रहा है, मोहम्मद यूनुस सरकार की जो है वो बार बार कह रहे हैं कि इसको शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप देना चाहिए भारत को। भारत इस स्थिति में कब तक रह सकता है और शेख हसीना को कब तक अपने पास सुरक्षित रख सकता है? देखिए, शेख हसीना भारत की मित्र हैं और शेख हसीना को स्वयं को और उनके परिवार के अन्य सदस्यों को भारत ने पहले भी मदद पहुंचाई है। आपको याद होगा, आपके दर्शकों को, कि 1975 में जब उनके पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की और उनके बांग्लादेश में स्थित परिवार के अन्य सदस्यों की हत्या कर दी गई थी, तो उस समय शेख हसीना विदेश में थी और वो जाहिर है कि उनके प्राणों की रक्षा के लिए भारत ने उन्हें तब भी बड़ी मदद पहुंचाई थी। एक लंबे समय तक भारत में उन्हें शरण दी गई। और अभी वर्तमान समय में जिस तरीके से शेख हसीना सरकार के विरुद्ध वहां पर अतिवादी और आतंकपरस्त ताकतों ने साजिशें रची और उनकी सरकार को अपदस्थ किया, देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया, तो जाहिर है कि यदि वो अपने देश में होती तो उनके प्राणों पर उसी तरीके का संकट आ सकता था जैसा कि बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के प्राणों के ऊपर आया था। तो ऐसे में उनके लिए अच्छा यही था कि वो देश छोड़ देते और भारत ने उनको इस आपातकालीन स्थिति में एक बार फिर से मदद पहुंचाई। और मैं कह रहा हूँ कब तक वो रह सकती है यहाँ पर? शिवदान जी हमारे साथ। शिवदान जी, क्या जो शेख हसीना को भारत ने अपने यहाँ आश्रय दिया हुआ है, कब तक ये आश्रय दिया सकता है? और अगर वहाँ पर सरकार बनती है, दूसरी चुन ली जाती है, तो क्या उस स्थिति में भी शेख हसीना यहाँ पर रहेगी? क्या इससे जो दो देशों के राजनयिक संबंध है क्या वो भी प्रभावित होंगे? देखिए, इस वक्त भारत ने जो स्टैंड लिया शेख हसीना के मामले में, ये बड़ा एक तरह से मानवतावादी स्टैंड है। इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि उनके पिताजी के साथ ही भारत के अच्छे संबंध थे और बांग्लादेश के निर्माण में भारत ने बहुत भूमिका। और अब यदि वहां पर कोई भी उल्टी सी सरकार बनती है, जैसे कट्टरपंथी अपनी सरकार बना लेते मान लो, तो भारत के अंदर शेख हसीना रहेंगी। और ये एक भारत की प्रेस्टीज का इश्यू बन गया है कि भारत अब शेख हसीना की सुरक्षा करे और उसे पूरी सहानुभूति दिखाए। बिल्कुल। सुधीर सिंह जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि क्या अभी की स्थिति छोड़ दीजिए, मान लीजिए वहाँ पर इलेक्शन होता है, फिर कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है और वो भी मांग करती है, क्योंकि हमारा जो राजनयिक संबंध है वो तो बांग्लादेश के साथ है, अगर वो भी मांगती है तो क्या मानवीय दृष्टि से हम इनको रखे रहें अपने पास और राजनयिक संबंध जो है हमारे खराब होंगे? क्या राजनयिक संबंध को बैलेंस करने के लिए उनको एक्स्ट्राडिशन वहाँ पर बांग्लादेश भेजा जा सकता है अगर मांगता है बांग्लादेश शेख हसीना को? आपकी आवाज़ नहीं आ रहा, आप अनम्यूट करें सर अपने आप को। जी, हाँ, ये आवाज अब आ रही है? हाँ, अब आ रही है। मैं ये कह रहा था कि मानवीय आधार पर हमने शेख हसीना को आश्रय दिया है और इसमें कोई संबंध खराब होना नहीं है। संबंध तो जब ये थी तभी विद्रोह हुआ। तो सवाल ये है कि नेचर ऑफ जो रिवोल्ट है वो कौन करा रहा है, उसके पीछे कौन लोग खड़े हैं, इसको देखने की जरूरत है। तो वो लोग तो अगर आप शेख हसीना को लौटा देते हैं, बांग्लादेश को प्रत्यर्पण कर देते हैं, तो ऐसी ताकतें तो बांग्लादेश के अंदर और मजबूत होंगी। ये ताकतें वो हैं जो भारत को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, ये ताकतें वो हैं जो भारत में खून की होली खेलना चाहती है। तो सवाल ये है कि हमको उस आधार पर निर्णय लेना है और मानवीय आधार पर जो भी आश्रय दिया जाता है ऐसे लोगों को कभी लौटाया नहीं जाता है, क्योंकि जान माल की हिंसा होती है, उस व्यक्ति के जान का खतरा है।
तस्लीमा नसरीन वाला मामला इसमें प्रासंगिक है। बिल्कुल। तस्लीमा जी को हमने दिया है, तस्लीमा जी काफी चर्चित रही हैं, लेकिन बांग्लादेश में उनके जान को खतरा है। इतना बढ़िया लेखिका है वो, लेकिन उनके जान को खतरा है। तो उनकी जान को खतरे को देखते हुए हमने उनको आश्रय दिया है। उन्होंने एक अच्छे कौज के लिए लड़ाई किया, इसके लिए हमने उनको आश्रय दिया है। तो इस तरह का जो मामला है वो बहुत बड़े पैमाने पर शेख हसीना वाजिद के साथ भी है। तो निश्चित तौर पर हमको उनको लौटाना नहीं चाहिए। उनके नहीं लौटाने से भी कोई, मुझे नहीं लगता कि संबंध खराब होगा। संबंध खराब करने वाले जो लोग हैं वो सक्रिय हैं, उनसे हमको और तरीके से निपटना है। हाँ बिल्कुल, अगर हम लौटा भी देते हैं तो संबंध कोई अच्छे नहीं होंगे, जैसे हैं वैसे ही हैं और मेरे ख्याल से वर्स्ट ही होंगे। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए सुधीर सिंह जी आपका, कर्नल TPS त्यागी जी आपका, सुधीर श्रीवास्तव जी आपका और शिवजाब सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस महत्वपूर्ण चर्चा में आप हिस्सा लिए और आप बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। लेकिन हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में जिस तरीके का संवैधानिक संकट है वो संकट आगे भी रहेगा, क्योंकि जिस तरीके के देश में संविधान को मानने वाले जब लोग ही नहीं है तो संवैधानिक संकट रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शेख हसीना जब तक भारत में है सुरक्षित हैं और बांग्लादेश अभी उनके लिए सुरक्षित नहीं है, जब तक वहाँ पर सरकार नहीं बदलते हैं, हालात नहीं बदलते हैं और जब तक वहाँ पर स्थिति सामान्य नहीं होती है तब तक शेख हसीना भारत में ही रहेंगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।